हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा परीक्षा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 38 को। इससे पहले हम लोगों ने 37 टेस्ट को जो है प्रैक्टिस सेट को जो है प्रैक्टिस कर लिया है और आज हम लोग 38 नंबर के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट को आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है तो जाकर जरूर करें। सभी प्रैक्टिस सेट्स में प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे हैं और उच्च कोटि के, उच्च गुणवत्ता के रखे गए हैं। इसलिए यदि अब तक आप पहले के प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के प्रैक्टिस सेट को जरूर प्रैक्टिस करें। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न में। चूँकि 25-25 प्रश्नों का हमारा यह मॉक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होता है, तो आज जो है 25 सेट के बाद 26वां नंबर प्रश्न है, 50 नंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि ग्लोबल एनसीएपी के आधार पर भारत एनसीएपी रेटिंग तैयार की जा रही है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत एनसीएपी लागू हो जाने से देश में ही कार की क्रैश टेस्टिंग की जा सकेगी। तीसरा कथन है यह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, यानी कि तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्या क्या सही है? तो पहला, ग्लोबल एनसीएपी के आधार पर भारत एनसीएपी रेटिंग तैयार की जा रही है। भारत एनसीएपी तैयार हो जाने से, लागू हो जाने से देश में ही कार की क्रैश टेस्टिंग की जा सकेगी। यह पहल जो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना है। ठीक है, आइए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यदि आज का पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो आज के ही पेपर में ये बात दी हुई है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? जैसा कि जानते हैं कि करीब 3-4 महीना पहले तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, भारत ने उस पर मदद भेजा था। तो वो किस नाम से भेजा था? उस अभियान का, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? यहाँ पर विकल्प सी फिर से सही है, ऑपरेशन दोस्त जो है इस अभियान का नाम, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। जब रूस के द्वारा मिलिट्री एक्शन किया गया यूक्रेन में, तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान का नाम था ऑपरेशन गंगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑपरेशन गंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन क्षेत्र से जो भारतीय फंसे हुए नागरिक को वापस बुलाने के लिए चलाया गया अभियान, क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति भी याद रखना है कि जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया था तो क्या हुआ कि वहाँ पर भी भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, एक अभियान चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो 3 ऑपरेशन आपको हाल फिलहाल याद रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में चलाया गया था, और ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उस समय जो भारतीय लोगों को या वहाँ को बचाव राहत कार्य के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28वां प्रश्न कहता है कि किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है वह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है आपका विकल्प डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण, कौन सा? 18वां संस्करण जो है कि जारी किया गया है। कौन सा संस्करण जारी किया गया? 18वां संस्करण जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है में है और इसकी स्थापना कब की गई थी विश्व आर्थिक मंच की? 1971 में। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? श्री एस.एल. भैरप्पा, जिन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2023 लिया है या मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? श्री एस.एल. भैरप्पा जो है किस राज्य से संबंधित हैं?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, कर्नाटक से। एस.एल. भैरप्पा, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2023 मिला है, वह कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा WWF 500 टूर का खिताब जीता है। तो लक्ष्य ने कौन सा दूसरा WWF 500 टूर का खिताब जीता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फिर से विकल्प ए, यानी कनाडा ओपन जो है कि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में दूसरा WWF 500 टूर का खिताब जीत लिया है। वैसे मैंने जो यहाँ विकल्प में रखा है, ध्यान रखिएगा कि ये सभी खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑर्लियंस मास्टर्स है, मलेशियन मास्टर्स है, स्विस ओपन है, सभी खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। दूसरा WWF 500 टूर जो है यह कनाडा ओपन पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। ठीक है, पिछले वर्ष 2022 में इंडियन ओपन में पहला WWF जो है यहाँ पर खिताब जीता था, और ये वाला कनाडा ओपन जो है दूसरा WWF 500 खिताब है। तो ये भी याद रखिएगा, पिछले वर्ष 2022 में इंडिया ओपन में पहला WWF सुपर 500 खिताब जीता था, और इस बार जो है कनाडा ओपन में दूसरा WWF सुपर 500 टूर खिताब जो है जीता है। किसने? तो लक्ष्य सेन ने। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर, कौन सा कर? पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पिगोवियन कर के रूप में किसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर विकल्प ए जो है सही जवाब हो जाएगा। कार्बन कर या कार्बन टैक्स जो है इसको पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिगोवियन कर यानी कार्बन कर या कार्बन टैक्स जो है इसको पिगोवियन कर कहा जाता है। यह कर किसी निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के खिलाफ लगाया जाता है। ठीक है, यह कर किसी निजी व्यक्ति या निजी व्यवसाय के ऊपर लगाया जाता है जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं। एक औद्योगिक संयंत्र के प्रदूषण एक नकारात्मक पक्ष प्रभाव पैदा कर सकता है और उसी के ऊपर ये पिगोवियन कर लगाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? कार्बन कर या कार्बन टैक्स के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? अब हो जाएगा विकल्प बी, सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने शुरू किया था। सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। सर्च लाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकालना प्रारंभ किया था। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या सुन लेते हैं। सर्च लाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकालना प्रारंभ किया। दी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918, याद रखना है डेट। दी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 से दी सर्च लाइट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। दी बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 से दी सर्च लाइट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सर्च लाइट के प्रथम संपादक हैदर हुसैन थे। याद रखिएगा, सर्च लाइट के प्रथम संपादक कौन हुए? हैदर हुसैन। ठीक है, और प्रकाशन जो है, और प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था? मुरली मोहन प्रसाद ने। सर्च लाइट का प्रथम प्रकाशन किया था किसने? मुरली मोहन प्रसाद ने। और संपादक, पहले संपादक कौन थे? हैदर हुसैन। और इस अखबार को निकालना किसने प्रारंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। किसके स्थान पर? दी बिहारी के स्थान पर। कब से? 1918 से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 हमारा क्या प्रश्न कहता है कि वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से किसके अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है? ठीक है, आपको बताना है कि वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव जो है मुख्य रूप से किसके अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण और पुनः उत्सर्जन द्वारा निर्मित होता है। क्या? वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सुना हुआ प्रश्न लगता है लेकिन विकल्प का ऑप्शन ही बदल जाता है। तो ऑप्शन बदलने की स्थिति में भी आप प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 33। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 हमारा प्रश्न क्या कहता है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी?
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है किसके शासनकाल में हुआ? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने, ध्यान दीजिएगा, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष पेश किया था, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में क्या किया था कि एक स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष पेश किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो है कि इसी को पारित कर दिया। ठीक है, और स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 को जो है 1835 को जो है कि पारित कर दिया गया। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि किसके समय में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ गया? तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, और मैकाले की अनुशंसा पर हुआ था। कब हुआ था? 1835 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। उस वक्र का नाम बताइए जो उन उत्पादों की मात्रा को दर्शाता है जिन्हें कोई विक्रेता किसी निर्धारित मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है। उस वक्र को, अच्छा सोचिए, बेचना चाहता है, किसी मूल्य स्तर पर बेचना चाहता है, तब बेचना क्या कहलाएगा? आप ऐसा ही सोच सकते हैं कि बेचने का मतलब क्या हुआ? सप्लाई करना। ठीक ना, बेचना चाहता है किसी मूल्य स्तर पर, तो सप्लाई चाहता है, तो इसको आपूर्ति वक्र या सप्लाई वक्र कहेंगे। समझ गए? तो इसी वर्ड से आप पकड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रश्न भारी हो ना हो, इकोनॉमिक्स की भाषा जरूर भारी होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर का आता है कि नेफ्रॉन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। नेफ्रॉन होता क्या है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। किडनी, गुर्दा, वृक्क, ये सब एक ही नाम है। किडनी को ही गुर्दा या वृक्क कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि गुर्दे यानी किडनी की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन के बारे में कह रहा है कि गुर्दे का ये रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये तो ठीक है, सही है। यह रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यानी छांकता है, उसमें अशुद्धियों को छांक कर अलग करता है, फिल्टर करके अलग करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रक्त में आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखता है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर विकल्प डी जो है जवाब हो जाएगा। क्या है कि सभी तीनों कथन सत्य है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 हमारा क्या प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था? सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था? तो सरकारिया आयोग के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। डॉक्टर SR सेन जो है वो सरकारिया आयोग के सदस्य थे। सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा सन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का कब गठन किया गया था? 1983 में। ठीक है, इस आयोग का गठन भारत के केंद्र राज्य संबंधों के बीच शक्ति संतुलन तथा दृढ़ता बनाने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो जवाब हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो क्या जवाब होगा? केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया आयोग का संबंध। आइए, और इसके सदस्य कौन थे? डॉक्टर SR सेन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 हमारा क्या कहता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, किसने बनवाया था? यहाँ पर देखिए 2-3 बात प्रश्न में ही शामिल है। सबसे पहले पूछेगा कि गोविंद महल कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश के दतिया जिला में। कहेगा कि गोविंद महल जो है किस कला का उदाहरण है? हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है। गोविंद महल हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 2 प्रश्न के अंदर ही शामिल है। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिला में और हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब एक इसको बनवाया किसने था? तो इसको वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। गोविंद महल का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिला में। और किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो हिंदू वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 हमारा कहता है भारत में धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास में शामिल है।
4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन जो है निम्न से धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास में शामिल है। पहला विकल्प है धार्मिक विश्वास के अभ्यास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच पृथक्करण। दूसरा विकल्प है राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण। तीसरा विकल्प है आपका सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना। और चौथा है पारंपरिक धर्म पर तर्कसंगतता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपको बताना है कि सभी में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर स्पष्ट है विकल्प सी कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास में शामिल है। धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास में शामिल क्या है कि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करना, ये धर्मनिरपेक्षता के अभ्यास में शामिल है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 हमारा क्या प्रश्न कहता है? 40 का कहना है कि निम्नलिखित में वैश्वीकरण की एजेंसियां हैं। तो वैश्वीकरण की कौन कौन सी एजेंसियां हैं? विकल्प नहीं, कथन ए कहेंगे बहुराष्ट्रीय निगम, दूसरा है राष्ट्र राज्य, तीसरा है मीडिया, चौथा है बाजार। तो वैश्वीकरण की एजेंसियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो चारों बात दिया हुआ है, चारों जो है ये वैश्वीकरण की एजेंसियां हैं। यानी वैश्वीकरण की एजेंसियों में यह चारों जो है वह प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यदि आपको त्वरण ज्ञात करना हो, एक्सेलरेशन ज्ञात करना हो, तो नीचे में से कौन सा सूत्र आप सबसे उपयुक्त मानेंगे, सही मानेंगे? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए यानी त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटे टी। ब्रैकेट में ऑब्लिक देकर टी दिया हुआ है, यानी कि v माइनस यू और टोटल पर बटे टी है। ठीक है, ब्रैकेट दे करके यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 हमारा क्या प्रश्न कहता है कि रेडियो एक्टिवता या आयनिक विकिरणों को मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है? जीएम काउंटर जो है रेडियो एक्टिवता या आयनिक विकिरणों को मापने का काम करता है, जीएम काउंटर। तो जीएम काउंटर का पूरा नाम भी जान लीजिए, गीगर मूलर काउंटर है। जीएम काउंटर का पूरा नाम क्या हो जाएगा? गीगर मूलर काउंटर। रेडियो एक्टिवता या आयनिक विकिरणों को मापने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जीएम काउंटर। इसका पूरा नाम हो जाता है गीगर मूलर काउंटर। जीएम काउंटर का पूरा नाम क्या हो गया? गीगर मूलर काउंटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 हमारा क्या कहता है? शराब के अत्यधिक उपयोग से मानव शरीर के किस अंग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा शराब पी रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है, तो उसका कौन सा अंग सबसे ज़्यादा खराब होने का चांस है? अग्न्याशय, आंत, लीवर, गुर्दा, किडनी जिसको बोलते हैं, वृक्क, गुर्दा, किडनी, ये किडनी का ही नाम है। तो कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, लीवर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। यहाँ पर आपको लीवर याद रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 हमारा क्या कहता है? पूर्ति की लोच की गणना करने का सूत्र क्या है? तो पूर्ति की लोच की गणना करने का जो सूत्र होगा अपना, वो विकल्प डी है, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति की लोच की गणना किस सूत्र से करेंगे? तो पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। प्रश्न है, आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होती है? तो आर्थिक समस्या कब उत्पन्न नहीं होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जब आपके पास साधन बहुत सारा है ना, तो बहुत सारा साधन रहेगा तो उसको आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगा। ठीक ना, साधन जब बहुत ज़्यादा है, साधन असीमित है, तो उस स्थिति में आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर समझ लेते हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है असीमित मानवीय आवश्यकता के कारण,
असीमित मानवीय आवश्यकता यदि है तो वहाँ पर आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा। दूसरा कारण है सीमित साधन। सीमित साधन है तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा, और असीमित साधन है तो आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यही यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। उसके बाद तीसरा क्या कारण है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का, कि साधनों के चुनाव की समस्या। साधनों का चुनाव यदि आप नहीं कर पाते हैं तब भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाले समिति का क्या नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाले जो समिति है उस समिति का क्या नाम है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 क्या कहता है, 47 का कहना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। विकल्प डी जो है सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है कि भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार जो प्रदान करता है वह अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया था। इसके गठन के सही क्रम क्या था, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो यहाँ पर जाने कि नागालैंड का गठन जो है 1963 में किया गया। 16वां राज्य था नागालैंड, 1963 में किया गया। नया नागालैंड कब किया गया, नागालैंड यहाँ पर है 1963 में। चलिए 63 लिख देता हूँ मैं। उसके बाद क्या है, हरियाणा 66 में किया गया था। हरियाणा यहाँ पर है तो ये हो गया 66 में। उसके बाद मेघालय की यदि बात करें तो यह 70 में किया गया, ठीक ना, ये हो गया 70 में। और सिक्किम कब हुआ था, सिक्किम 22वां राज्य बना था। सिक्किम 22वां राज्य बना था, कब बना था, 75 में। तो 1 नंबर पर हो गया 3 आपका 3। उसके बाद 2 नंबर पर हो जाएगा आपका 66 1, तो 3 1 4 और 3 1 4 2। हाँ ठीक है, 3 1 4 2, यहाँ पर विकल्प डी आपका सही जवाब है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कार्यपालिका न्यायालय से पृथककरण की चर्चा संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की चर्चा अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 किस भाग में है, तो भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के बीच में वर्णित है। ठीक है, आइए चलते हैं आज के अंतिम और 50वें नंबर प्रश्न पर। 50वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है क्या है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है, विकल्प ए बौद्धिक प्रक्रिया, विकल्प बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विकल्प सी विधि का शासन और विकल्प डी दृष्टांत और अभिशमय। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी विधि जो कानून स्थापित हुआ है उसी प्रक्रिया के आधार पर भारत में क्या होता है, न्याय का पुनरावलोकन किया जाता है। ठीक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है यूए के संविधान से लाया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होता है। इस त्रुटि को, ठीक ना, इस तरह की जो त्रुटि है इसको उत्प्रेषण रीट जारी करके जो है संबोधित किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जहां तक बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन
का प्रावधान जो है यह यूएसए के संविधान में वर्णित है, हालांकि इसका भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। और विधि के शासन की यदि बात करें, विधि के शासन की बात करें तो यह ब्रिटिश संविधान से लाया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और बने रहिए इसी प्रकार से शाही पाठशाला के साथ। और जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मैटर प्रोवाइड कराए जाएंगे शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन दुरुस्त गारंटी होगा, दुरुस्त होने की गारंटी रही। तो आप बने रहें। और बीपीएससी के जो छात्र हैं, बीपीएससी के छात्र शाही पाठशाला से अवश्य जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स, मैटर, स्टैटिक्स के प्रश्न सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और उसमें भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करने होते हैं। क्योंकि एक साधारण नोट्स के लिए हम लोग क्या होते हैं कि एक समय था जब त्राहिमाम होता था, किसी से मांगते थे, देता नहीं था। नोट्स कैसे तैयार किया जाए, नोट्स कैसे कहाँ से क्या जोड़ेंगे, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसे लिखें। लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लिखने का थोड़ी कमी है, लेकिन समय सीमा के अंदर लिखना है, ये बहुत बड़ा टेंशन होता है। और यहीं पर सब लोग धोखा खा जाता है। लिखने का महासागर है, जितना मन हो लिखे, 3 घंटा तक एक ही प्रश्न को भी लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखना नहीं है। आपको सीमित लिखना है। तो सटीकता, समय सीमा के अंदर ये सब करने में तब भेजा लगता है, तब दिमाग ज़्यादा लगता है। तो यहीं पर आकर के सब लोग जो है कि चकराने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। तो इन सारे तथ्यों और बातों को जानने के लिए शाही पाठशाला से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे आगे, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।